जय हिंद दोस्तों। लोग सीटी 2022 के लिए मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट का जो 30 दिसंबर 2021 को पेपर फर्स्ट आया था, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस डेट में कौन से मैथ्स के क्वेश्चन आए थे और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पढ़िए। ठीक है, ये दे रखा है 9 × 9 + 7 = 8 8। ठीक है, फिर 9 8 × 9 + 6 = 8 8 8। फिर 9 8 7 × 9 + 5 = 8 8 8 4 बार दे रखा है। ऐसे ही ये पैटर्न चलता जा रहा है। फिर हमें इस संख्या का मान पता करना है। 9 8 7 6 5 × 9 + 3 का मान क्या होगा, इसका मान हमें पता करना है। दोस्तों देखिए, पैटर्न कैसे चल रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते। देखिए, यहाँ पर चला है 8 8, फिर देखो जितनी बार यहाँ पर है 9, ठीक है, और यहाँ पर उससे एक बार ज़्यादा आया है। यहाँ पर 8 8 2 बार आ गया है। आप इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करने में आपको बहुत सारा समय लगेगा। इसके लिए देखिए, यहाँ पर 9 है, एक संख्या है, तो यहाँ पर 2 बार 8 8 आया। यहाँ पर देखिए दो संख्या है, 9 और 8 आया, तो यहाँ पर 3 संख्या आ गई। यहाँ पर देखिए 9 8 7, मतलब घटते क्रम में 3 संख्या आ गई, तो यहाँ पर 4 बार आया है। तो यहाँ पर कितनी आएंगी, 4 संख्या आएंगी, तो यहाँ पर 5 बार आएगा। यहाँ पर 5 संख्या आएंगी, तो यहाँ पर कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी बार, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पर 4 बार आ गया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हमारा जो 8 आना है वो 6 बार आएगा, क्योंकि जितनी बार यहाँ पे आ रहा है उससे एक बार ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 बार आया है, तो इसका मतलब जो 6 आने वाला है, सॉरी 8 8, वो 8 8 8 8 8 और 8, 6 बार आएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखो 8 6 बार दे रखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों, पैटर्न टाइप का एक क्वेश्चन आता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। पैटर्न क्वेश्चन आसानी होते हैं, आप उसको कोई एक पैटर्न फॉलो करना होता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर पता चल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है 36 54 60 के लासा और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच अंतर क्या है। देखिए, लासा तो आपको समझ में आ रहा होगा, लघुत्तम समापवर्तक, और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड ये इनडायरेक्टली दोस्तों मासा की बात कर रहा है। देखिए, उच्चतम मतलब बड़े से बड़ा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और गुणनखंड मतलब फैक्टर। तो जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो मासा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मासा की बात कर रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, मासा है महत्तम समापवर्तक और ये लघुत्तम समापवर्तक। तो कह रहा है इनके लासा और मासा के बीच अंतर क्या है। तो इसका हम लासा और मासा निकाल लेंगे। तो लासा और मासा आपको जिस तरीके से निकालना आता है, आप उस तरीके से इसका लासा और मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसका हम क्या कर निकालना, उसका अंतर निकालना है। तो देखिए, हम तो लासा इस तरीके से आप लोग भी निकालते होंगे। देखिए, ये भाग विधि होती है, ठीक है, और ये गुणनखंड विधि होती है। दो तरीके से होता है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको किस संख्या से कटने वाली है, हमें इसको निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लासा निकाल लिया है। इस 36 को हमने काटा, 6 से काटा, ठीक है, तो ये फैक्टर आ गई, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, और इस तरह से इसका 540 लासा आ जाएगा। आप इसको निकाल लेंगे आसानी से। अब इसका मासा देखते हैं दोस्तों। मासा की अगर आपको भाग विधि आती है तो अच्छी बात है, निकाल लीजिएगा उससे। वरना देखिए, भाग विधि में क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग कर, जैसे 36 है, इसको हम भाग करेंगे 54 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 और भाग करेंगे, देखिए एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 36 और लिख के और इसको घटा देंगे। 14 से 6 गया, और तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पर 4 से 3 जाएगा, तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 18 जो आया है, इसी को हम इसको भाजक बना लेंगे, और फिर हम जो जिससे भाग कर रहे थे उसे हम भाज्य बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 और इसको भाग करेंगे। इसको तब तक तो भाग करते हैं जब तक पूरा पूरा कट नहीं जाता है। तो 18 दूना 36 होता है। तो यहाँ पर देखिए 36 पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर जो संख्या यहाँ पे काटती है पूरा पूरा, वो संख्या हो जाती है मासा इन दो संख्याओं का। 36 और 54 का मासा जो है 18 है। अब हमें निकालना है कि क्या जो 60 है इसका भी मासा 18 है। तो हमें 18 से फिर से 60 को काटना है। तो यहाँ पर 60 लिखेंगे, सॉरी 18, देखिए 60 लिखेंगे, इसको भाग कर देंगे हम 18 से। तो 18 3 54, तो ये हो जाएगा 54। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इस तीनों संख्याओं का मासा 18 हो जाता है। लेकिन पूरा पूरा देखिए नहीं कटा, तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 54 से भाग करेंगे, एक घटाएंगे, तो ये बचेगा आपका 6। ठीक है, और 6 से फिर से 18 को भाग करेंगे,
तो 6×3 = 18, तो ये 18 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट गया, तो जो तीनों संख्याओं का मासा आ गया वो तो आपका 6 आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है देखिए मासा बराबर कितना आ गया 6। उसने कहा है इनके बीच अंतर क्या है, तो अंतर करने के लिए क्या करेंगे हम, लासा से मासा घटा देंगे। तो यहाँ से हम 6 जब घटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा आपका 10, 10 से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 बन जाएगा। तो 534 इन संख्याओं का अंतर आ जाएगा लासा और मासा का। तो ऑप्शन देखिए हमारा ए सही हो रहा है 534। यहाँ दे रखा है संख्या 257 के द्विआधारी प्रस्तुतीकरण में कितने अंक होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा है द्विआधारी प्रस्तुतीकरण, इसमें कन्फ्यूजन है कि ये द्विआधारी प्रस्तुतीकरण क्या होता है। दोस्तों ये सवाल कंप्यूटर का है। अब देखिए ये होता है द्विआधारी मतलब बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आपने सुना होगा, कंप्यूटर में बाइनरी और डेसिमल दो तरह के नंबर होते हैं, तो ये बाइनरी की बात कर रहा है। ठीक है, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर में इसको लिखने की मतलब द्विआधारी, देखिए कुछ ऐसे करके होता है। बाइनरी नंबर ऐसे कोई संख्या दी होती है यहाँ पर 2 लगा होता है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी मतलब द्विआधारी, जिसका आधार 2 है। ठीक है, वही बोलता है द्विआधारी प्रस्तुतीकरण। तो दोस्तों बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर कैसे चेंज किया जाता है, बस देखिए बहुत ही आसान होता है। जैसे 257 दे रखा है तो इसको लिखिए 257। अब इसको काटना शुरू करिए, दो बाइनरी है ना, तो ये बाइनरी में हम 2 से काटना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे लाइन खींच लीजिए, अब 2 से इसे काटना शुरू करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये कटेगा, 2 दूना 4। ठीक है, एक बच जाएगा 17 हुआ, और 2 अठे 16। अब देखिए 16 काटेंगे तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, क्योंकि 2 अठे 16 है 17, तो एक बचा, तो एक को ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको 2 से काटेंगे, हमें 2 से ही सिर्फ काटना है, तो देखिए ये कटेगा 2 छाक 12 और 2 चक्कू 8। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचे तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, फिर इसको 2 से काटिए तो ये कटेगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। फिर इसको 2 से काटिए तो ये कटेगा आपका 16 दूना 32, तो ये भी पूरा पूरा कट गया, 0 बढ़ाएंगे। फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, यहाँ 0 बढ़ लेंगे क्योंकि कुछ बच नहीं रहा शेषफल, तो वहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ फिर से 0 बढ़ाएंगे और फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, फिर कटने 0, और फिर यहाँ एक, जैसे ही लास्ट में एक बचेगा वहाँ तक छोड़ देंगे। अब गिन लेते हैं कितने, देखो एक यहाँ, एक भी यहाँ पर भी बचा है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने अंक हो गए। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, टोटल ये संख्या को काउंट कर लेते हैं। एक यहाँ बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो द्विआधारी अंक में कितने अंक हो गए, ये टोटल संख्याएं 9 हो गई। और इसको दोस्तों बाइनरी में अगर लिखना है तो क्या करते हैं हम, ऐसे इसको डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1 0 0 0 0 0 0। कितने 0 हैं यहाँ पर देखिए, 8 1 2 3 4 5 6 7 और 7 0 हैं, तो यहाँ पर 6 और 1 7 0 लगा देंगे और 1 लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, जो ये संख्या दे रखी है 257, इसका बाइनरी नंबर ये हो गया। ठीक है, तो हमें ये पूछा था किसमें कितने अंक होंगे, तो हमारे इसमें 9 अंक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम इसमें बी लगा देंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यदि आलू टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः 20 रुपये पर किग्रा, ठीक है, 20 रुपये पर 500 ग्राम और 12.25 प्रति किग्रा प्रति 250 ग्राम, और यहाँ पर देखा तो 2 किग्रा आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 kg प्याज खरीदने के लिए कितने 25 पैसे कितने सिक्के देने होंगे। तो दोस्तों ये हम लोग जनरली हिसाब किताब लगाया करते हैं, उसी से है। देखिए अगर 20 रुपये पर किग्रा की दर से आलू बिक रहा है और 20 रुपये पर 500 ग्राम की दर से बिक रहा है प्याज, और 12.25 रुपये प्रति 200-250 ग्राम की दर से बिक रहा है आपका प्याज, ये टमाटर का मूल्य है और ये प्याज, ये क्रमशः लगा ना, तो सबसे पहले आएगा टमाटर का, आलू का। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका पोटैटो आलू का मूल्य, और ये हो गया आपका टोमेटो यानी कि टमाटर का मूल्य, और ये हो गया आपका प्याज का ओनियन। ठीक है, ये मूल्य है। तो 2 किग्रा आलू खरीद रहा है, ये 500 ग्राम टमाटर और 0.75 ग्राम केजी प्याज खरीद रहा है, तो इसके लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। तो दोस्तों पहले तो हम इसका रेट निकाल लेते हैं, कितने रुपए पड़ेंगे, फिर उस रुपए को हम पैसे में बदलेंगे और पैसे से फिर 25 से डिवाइड कर देंगे, तो जितने सिक्के देने होंगे उतने आ जाएंगे। तो देखिए जो पोटैटो है आलू, वो उसकी कीमत क्या होगी, तो देखो आलू कह रहा है 20 रुपये पर किग्रा बिक रहा है, 20 रुपये 1 किलो बिक रहा है, तो लेना कितना है, उसने कहा 2 किलो आलू लेना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आलू का जो रेट हो गया 20 दूना 40।
ठीक है। तो 40 रुपये का तो आलू उसने खरीद लिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसने टमाटर, तो हम टोमेटो देख लेते हैं। टमाटर का जो रेट है वो बोल रहा है 20 रुपये पर 500 ग्राम, मतलब आधा किलो या 500 ग्राम की बात कर रहा है, तो 20 रुपये मिल रहा है। तो आलू लेना कितना है, देखिए ये सॉरी टमाटर लेना कितना है, 500 ग्राम टमाटर ही लेना है। ठीक है। तो उसका 20 रुपये लगेगा, क्योंकि 20 रुपये का 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम ही लेना है, तो हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 20 ही रुपया। ठीक है। उसका कह रहा है प्याज, प्याज कहाँ गया, ये देखिए प्याज का मूल्य जो है लास्ट वाला है 12.25। तो जो ओनियन है उसका रेट है 12 रुपये और 25 पैसे। ठीक है। कितने ग्राम पर 250 ग्राम, 250 ग्राम का। ठीक है। तो प्याज खरीदना खरीदना कितना है उसको, 75 ग्राम, 0.75 ग्राम खरीदना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो 75 केजी दे रखा है, तो इसको हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो देखिए 0.75 जो केजी दे रखा है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 में 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये केजी दे रखा है, जिसको हम ग्राम में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। इसके आगे 3 जीरो लगाएंगे, ये 0 0 और 0, पॉइंट लास्ट ईयर 2 अंक बाद लगा, तो यहाँ से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 750 ग्राम। ठीक है। तो 750 ग्राम का रेट हमें देखें तो 125, देखो यहाँ दे रखा है 250 ग्राम, 250 ग्राम का इतना मिलता है। तो इसमें 250 ग्राम की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 250 ग्राम प्लस, देखो 250 प्लस 250 और प्लस 250, ये 3 बार जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 750 ग्राम। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। क्योंकि 250 ग्राम की इसमें 3 संख्या होगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका 25×3 = 75, 75 और 25 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×3 = 36। ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3×5 = 15 के 5 और 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा और 3 एकम 3, तो ये आपका 36 रुपये बन जाएगा। अब यही टोटल जो रेट है रुपये, इतने रुपये का उसने सिक्के जो दे रहा है 25 पैसे के सिक्के दे रहा है, तो यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, तो सके पॉइंट यहाँ पे, तो ये 75 आ जाएगा लास्ट में। पैसे रुपये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 6 और 4 2 6 और 6 3 9, 96 रुपये 75 पैसे के उसने सामान खरीदा। ठीक है। अब कह रहा है उसने जो पैसे देना वो सिक्के में देना है, 25 पैसे के सिक्कों में, तो इसको हम भाग कर लेते हैं 25 पैसे से। ठीक है। क्योंकि ये पैसे से भाग करेंगे तो इसको भी हम पैसे बना लेते हैं, तो 1000 से इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो बन जाएगा, देखिए हम इधर लगा रहे हैं इसको, यहाँ पर तो जो बनने वाला है वो आपका अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आपका बनेगा 96 और 75 और बटा 25। और हम 25 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 5 से काट लीजिए, 5 5 25, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कितना बचा आपका, 4 बचेगा, 46 हुआ, 5 9 45, फिर से 1 बचेगा, 17 हुआ, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 25। ठीक है। 5 से फिर से काट लेते हैं, तो ये कटेगा आपका 5 3 15, 4 19 43 हुआ, 5 8 40, 3 बचे, 5 7 35। तो ये आपको जो सिक्कों की संख्या आ गई वो 387 आ गई। ठीक है। 387 सिक्के किसके होंगे, 25 पैसे के। तो ये ऑप्शन देखिए 387 ऑप्शन हमारा ए सही हो रहा है। दोस्तों इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सही से लगाएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर दोस्तों ये प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो n बराबर हम मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 ऐसा करके जो भी आप मान रखना चाहें वो यहाँ पर रख करके आप चेक कर लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है। सारे मान रखेंगे तो एक सेम संख्या आनी चाहिए। देखो जैसे हम मान लेते हैं इसमें एक ही रख लेते हैं, एक मान रखेंगे तो इसका जो मान होगा, अगर हम एक मान रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मान होगा तो एक को हम 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा, 1/2 बनेगा ना, तो 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक रखेंगे तो ये 0.7 ही बनेगा, और यहाँ पर हम n बराबर 1 रखेंगे तो जब n बराबर 1 को देखिए 1 को हम भाग करेंगे 1.2 से, 1.2 से, तो ये हटा जाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब इसको कट कर देंगे हम, तो 12 से काटेंगे तो 0. यहाँ पर 100 हो जाएगा, 12 8 96, ठीक है, 4 बचेगा, 12 3 36, फिर से 12 3 36, तो ये लगभग 0.833 ऐसे करके आएगा। अब यहाँ पर रखिए, यहाँ पर अगर एक रखेंगे तो ये अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1.2 ही आ जाएगा।
तो इस तरह से इसमें देखिए ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो रहा है, क्योंकि सबसे छोटी पूछ रहा था ना, सबसे छोटा 0.5 ही आया है, बाकी सारी इससे बड़ी आई हैं। अब हम दो मान रख के देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें डाउट ना रह जाए। अगर दो मान यहाँ पे रखेंगे, दो को हम दो से भाग करेंगे तो हमारा एक आएगा, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर अगर दो मान रखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 दूना 14, मतलब 1.4 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं इसका मान, तो यहाँ पर अगर दो मान रखेंगे तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए दो रखेंगे और हम 1.2 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो देखो ये आएगा 12 एकम 12, 8 बचेगा, तो 12 पंचा 12 छंग 72, ठीक है, 12 छंग 72, फिर से 8 बचेगा, 12 छंग 72, फिर से 8 बचेगा, तो ये 1.666 ऐसे करके आता है, 1.666 ऐसे करके ये आता रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम दो रखेंगे तो 12 दूना 24, ये हो जाएगा आपका, दो रखेंगे तो 12 दूना 24 मतलब 2.4 ऐसे मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मान आएगा। यहाँ पर भी देखिए हमारा एक सबसे छोटा आ रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन इसका ए लगा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने इस वीडियो में देखे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।